नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल विवेक फाउंडेशन पर। दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों ने पिछली वीडियो को पसंद किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से अपना सहयोग देते रहें और मैं रेगुलर इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है उनके लिए मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। कृपया वहाँ जाएँ, वीडियो के लिंक को क्लिक करें, वीडियो देखें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है तो सब्सक्राइब भी करें। इसी क्रम में आज का जो नया वीडियो है वो सॉल्यूशन चैप्टर का है। तो सॉल्यूशन चैप्टर, जैसा कि आपको पता है कि 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड्स में तो इससे क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ IIT JEE हो, नीट का एग्ज़ाम हो या अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो, इस चैप्टर का अच्छा खासा क्वेश्चन डिफरेंट कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि सरलतम भाषा में जितना आसानी से मैं समझा सकूं, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैप्टर को समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो को देखें, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरे वीडियो को तो एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ इसका पार्ट जो है, जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है, वो है मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा इस वीडियो में। सॉल्यूशन के टाइप्स को हम लोग जानेंगे, कंसंट्रेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है वो सब पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे, और उसके बाद कंसंट्रेशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होगा उसको करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बचे हुए पार्ट्स को इस चैप्टर के आने वाले 1-2 वीडियो में भी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं जल्दी ही अगला पार्ट भी इसका अपलोड करूंगा और अगले 1-2 वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन की। तो ये सॉल्यूशन क्या होता है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा टर्म समझते हैं, सब्सटेंस। सब्सटेंस जानते हैं क्या होता है? एक तरह से मैटर। ये सब्सटेंस को अगर हम लोग इसके प्योरिटी के बेसिस पर क्लासीफाई करें तो ये सब्सटेंस 2 तरह का होता है। कौन कौन सा 2 तरह का है? तो सब्सटेंस या तो प्योर होगा, जिसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, और नहीं तो ये सब्सटेंस जो है वो इम्प्योर होगा। प्योर सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस प्योर है तो ये फिर से 2 टाइप का हो सकता है। प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट होता है और या फिर ये कंपाउंड होता है। और अगर इम्प्योर सब्सटेंस है तो इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार समझ लीजिए। एलिमेंट वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है विच इज़ मेड बाय ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स। मतलब पदार्थ का वो शुद्ध रूप जो केवल और केवल एक ही तरह के एटम्स के मिलने से बना हो। जितना भी एलिमेंट सब है इसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक 118 एलिमेंट जो है डिस्कवर हो चुका है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सब का सिंबल होता है, ये सब एलिमेंट है। उसके बाद ये कंपाउंड क्या है? तो देखिए, ये भी प्योर फॉर्म ऑफ ही सब्सटेंस है। तो इसका क्या डेफिनेशन होगा कि ये भी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज़ मेड बाय 2 or more than 2 टाइप्स ऑफ एटम मिक्सिंग इन अ फिक्स रेशियो। मतलब जब 2 या 2 से अधिक तरह का सब्सटेंस एक फिक्स रेशियो में मिलता है तो जो बनाता है उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। इसको फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। फिक्स रेशियो से मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए वाटर है, H2O लिखते हैं इसको, तो यहाँ रेशियो फिक्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। क्या रेशियो है? 2:1। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशियो के अलावा किसी दूसरे रेशियो में मिले तो वो वाटर नहीं बनाएगा, कुछ और बन जाए लेकिन वाटर नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका रेशियो देखिए H2O2 लिख देते हैं तो रेशियो यहाँ क्या हो गया? 2:2। अब इसको वाटर बोलेंगे क्या? नहीं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसी तरह से अगर हम लोग मान लीजिए लिखते हैं H3O+, तो यहाँ रेशियो 3:1 है। ये भी वाटर नहीं है, ये क्या है? तो ये हाइड्रोनियम आयन है। अगर हम लोग लिखते हैं OH-, तो ये क्या है? तो ये हाइड्रोक्साइड आयन है, क्योंकि यहाँ रेशियो 1:1 है। एक चीज़ देख रहे हैं, सारा का सारा सेम ही 2 एलिमेंट से बना हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन रेशियो अलग अलग है तो सबका नाम अलग अलग हो गया, प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो जाएगा। इसलिए कंपाउंड के लिए
दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होना कंपलसरी है। अंडरस्टूड। अब आते हैं हम लोग मिक्सचर पर। तो मिक्सचर क्या है? तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड बाय टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम मिक्सिंग इन अनफिक्स रेशियो। जब दो या दो से अधिक तरह का एटम अनफिक्स रेशियो में कंबाइंड होता है तो मिक्सचर बनाता है। जिस तरह से एलिमेंट को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कंपाउंड को फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मिक्सचर का केवल नाम हो सकता है। जैसे आपको बोलते हैं सॉइल, सॉइल क्या है? मिक्सचर है कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें एयर की, तो एयर क्या है? एक मिक्सचर है, क्योंकि इसमें कई सारे गैस हैं और उनका रेशियो फिक्स नहीं है, तो देयरफॉर एयर इज अ मिक्सचर। अब ये मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं। एलिमेंट में फिर से हो जाता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड में भी आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, फर्दर क्लासिफाई करते हैं, लेकिन हम लोग को सॉल्यूशन पढ़ना है इसलिए इधर फोकस करेंगे। तो ये इम्प्योर फॉर्म यानी मिक्सचर जो है ये फिर से दो तरह का हो सकता है। कौन कौन सा दो टाइप है इसका? तो मिक्सचर जो है दो तरह का होगा। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा मिक्सचर का टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब थोड़ा इसको समझते हैं, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है। देखिए, होमोजेनस मिक्सचर को हिंदी में बोलते हैं समांग मिश्रण, और हेट्रोजेनस मिक्सचर को हिंदी में बोलते हैं विसमांग मिश्रण। समांग मतलब एक समान, मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट और जिसको सिंपल फिजिकल सेपरेशन मेथड से सेपरेट ना कर सकें, उसी को हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके रूम में जो एयर है, एयर में कई सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्मली मिक्सअप है। क्या हम लोग देख के बता सकते हैं कहाँ ऑक्सीजन, कहाँ नाइट्रोजन, कहाँ हाइड्रोजन है? ऑब्वियसली नहीं बता सकेंगे। तो एयर एक मिक्सचर है, लेकिन किस तरह का? तो होमोजेनस मिक्सचर है। आप एलॉय का नाम सुने होंगे। एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। तो एलॉय जो होता है, जैसे स्टेनलेस स्टील है, ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। जैसे ब्रास है, ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। तो ये सब जो है इसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। समझ गए? अब हेट्रोजेनस मिक्सचर को थोड़ा सा समझें। तो ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट और जिसको फिजिकल सेपरेशन मेथड से, सिंपल फिजिकल सेपरेशन मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल फिजिकल सेपरेशन मेथड्स कौन कौन सा है? तो जैसे सीविंग हुआ, विनोइंग हुआ, हैंड पिकिंग हुआ, मैग्नेटिक सेपरेशन हुआ, ये सब सिंपल फिजिकल सेपरेशन मेथड्स हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो जैसे सॉइल, जैसे राइस में सैंड, सॉल्ट क्या बोलते हैं उसको, स्टोन मिला हुआ है, तो इसको हम लोग आराम से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल हुआ। अब अगर फर्दर देखें तो होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल जो है वो ट्रू सॉल्यूशन हो सकता है। वही ट्रू सॉल्यूशन जिसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। और हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल क्या होगा? तो हेट्रोजेनस मिक्सचर जो है इसका एग्जांपल होगा या तो कोलाइडल और सस्पेंशन। अब देखिए, इस ट्रू सॉल्यूशन के बारे में ही हम लोग अभी पढ़ेंगे, और ये कोलाइडल और सस्पेंशन के बारे में हम लोग को सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ना है। आप लोग क्लास 9th में ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन के बारे में पढ़े होंगे, या जब हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो फिर आपको ये कंपेयर करके बताएंगे इस तीनों के बारे में। अभी हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं ट्रू सॉल्यूशन पर। तो ये सॉल्यूशन क्या है? एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि ये होमोजेनस मिक्सचर है। तो मिक्सचर है तो दो या दो से अधिक कंपोनेंट होगा। तो देखिए, इसका एक डेफिनेशन ये बन सकता है कि सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स मिक्सिंग इन अ सर्टेन लिमिटेड रेशियो, सर्टेन लिमिटेड अमाउंट। और साथ ही साथ हम लोग इसके बारे में ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन मेथड्स। अंडरस्टूड? अब हम ये बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक टाइप के सब्सटेंस का भी एक सर्टेन रेशियो तक में कंबाइंड होना सॉल्यूशन कहलाता है, वो सॉल्यूशन है। तो यानी कि सॉल्यूशन को कंपोनेंट के बेसिस पर अगर हम लोग जाने तो इसका टाइप हो सकता है।
मतलब एक ऐसा, तो हम लोग थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के बेसिस पर क्या कितने तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। तो देखिए, पहला एक टाइप है कि जिसमें 2 कंपोनेंट्स हो। पहले एक एग्जांपल बताते हैं 2 कंपोनेंट वाला। जैसे सॉल्ट और वाटर का एक सॉल्यूशन बनाए, इसमें एक कंपोनेंट सॉल्ट हुआ, एक कंपोनेंट वाटर हुआ। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 तरह का ही कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। फिर अब एक दूसरा सॉल्यूशन ले लें। जैसे एक सॉल्यूशन है, इसी नमक और पानी के सॉल्यूशन में चीनी भी मिला दिए, तो अब तो 3 कंपोनेंट हो गया। तो एक सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है इसमें 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो। तो 3 कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं टर्शियरी सॉल्यूशन। इसी तरह से 4 कंपोनेंट भी हो सकता है। 4 कंपोनेंट अगर रहे तो टर्शियरी का स्पेलिंग TRTIARY। अगर 4 कंपोनेंट रहे तो इसको क्वार्डिनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्वार्डिनरी सॉल्यूशन। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन निश्चिंत रहिए, हम लोग को सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है इस चैप्टर में। यही पढ़ते भी हैं, यही एग्जाम्पल भी होता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। अब आगे आते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पर। तो देखिए, बाइनरी सॉल्यूशन में ये तो पता है कि 2 कंपोनेंट होता है। तो कौन कौन कंपोनेंट होगा बाइनरी सॉल्यूशन में। तो बाइनरी सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट जो है वो कहलाता है सॉल्यूट, और दूसरा कंपोनेंट कहलाता है सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, इसको समझिए। तो सॉल्यूट वैसा सब्सटेंस हुआ एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट जो कि लेस अमाउंट में पाया जाता हो सॉल्यूशन के अंदर में। जैसे नमक और पानी का ही अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो नमक कम रहेगा, पानी ज़्यादा रहेगा, तो नमक सॉल्यूट है। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन के अंदर में, जो डिज़ोल्व हो जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। मतलब अ सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन एंड विच इज़ बीइंग डिज़ोल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्यूट जिसमें मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। A substance in which solute is being dissolved is called solvent। और इस solute और solvent के मिलने से ही solution बनता है। solute और solvent मिल करके बनाता है solution। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि solution का जो स्टेट होगा वो सॉल्वेंट के स्टेट पर ही डिपेंड करता है। मतलब जिस स्टेट में सॉल्वेंट पाया जाएगा, सॉल्यूशन का भी वही स्टेट होगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड स्टेट में रहेगा। सॉल्वेंट लिक्विड है या गैस है तो सॉल्यूशन भी उसी तरह से उसी स्टेट में पाया जाएगा। आगे तो अब सॉल्यूशन इस तरह से होता कितने तरह का है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोजिशन के बेसिस पर सॉल्यूशन का कितना टाइप है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 9 तरह का सॉल्यूशन होता है। कौन कौन सा। तो एक तरफ लिखिए सॉल्यूट, और एक लिखिए सॉल्वेंट, और इस दोनों के मिलने से बनेगा सॉल्यूशन। अब इसका एग्जाम्पल समझाते हैं।
जैसे सॉल्यूट देखिए, अगर सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो तो एक सॉल्यूशन बनेगा, और इस सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगा, तो सॉलिड स्टेट में ही पाया जाएगा। इसी तरह से अगर सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट अभी भी सॉलिड हो, एक ये सॉल्यूशन हो सकता है। अगर सॉल्यूट गैस हो, सॉल्वेंट सॉलिड हो, तो ये एक टाइप है सॉल्यूशन का। अच्छा, इस तीनों तरह के सॉल्यूशन का स्टेट कैसा होगा, तो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा ये। इसी तरह से अगर सॉल्यूट फिर से सॉलिड लिख दें और सॉल्वेंट अब कर दिए लिक्विड, तो एक ये टाइप है सॉल्यूशन का। फिर सॉल्यूट कर दिए लिक्विड और सॉल्वेंट अभी भी है लिक्विड, और सॉल्यूट कर दिए गैस और सॉल्वेंट अभी भी है लिक्विड, तो एक ये टाइप है सॉल्यूशन का। फिर सॉल्यूट कर दिए सॉलिड और सॉल्वेंट कर दिए गैस, गैसियस फॉर्म में सॉल्यूट है, तो एक ये टाइप है। फिर सॉल्यूट कर दिए लिक्विड और सॉल्वेंट अभी भी गैस है। फिर इसी तरह से सॉल्यूट कर दिए गैस और सॉल्वेंट अभी भी है गैस, तो ये भी टाइप है सॉल्यूशन का। अब इस सब का एग्जाम्पल बताते हैं। तो इस तरह से देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, आउट ऑफ विच these 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फाउंड इन सॉलिड स्टेट, these 3 types of solution will found in gas liquid state, and the last 3 of these are found in gaseous state। अब सब का एग्जाम्पल देखिए। जैसे सॉलिड और सॉलिड का एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या होगा, तुम लोग एलॉय बोल सकते हैं क्या। एलॉय एक होमोजेनस मिक्सचर होता है मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल का भी। जैसे स्टेनलेस स्टील है, तो स्टेनलेस स्टील में क्या होगा, आयरन होगा, निकेल होगा, कॉपर होगा, आयरन होगा, कोबाल्ट होगा, निकेल होगा, और साथ साथ कार्बन भी होता है। जैसे आप लोग ब्रास का नाम सुने होंगे, तो ब्रास में क्या होगा, जिंक और कॉपर होता है। तो इस तरह से जो होमोजेनस मिक्सचर एलॉय होता है, तो उसमें सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। अगला लिक्विड मिला हुआ है सॉलिड में, इसका एग्जाम्पल होता है अमलगम। अमलगम क्या होता है, तो देखिए मरकरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला मेटल है। तो वो मेटल के साथ में ऐसा मेटल जो सॉलिड स्टेट में है, उसके साथ में उसके अंदर वो मिक्स हो सकता है। तो ऐसे मरकरी का मेटल के साथ जो मिक्सअप होता है होमोजेनस मिक्सचर का, उसको ही हम लोग अमलगम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल होगा आपको मरकरी इन सोडियम, मरकरी सोडियम में मिक्स हो सकता है, मरकरी कॉपर में मिक्स हो सकता है। तो ये सब एग्जांपल जो है मरकरी जिंक में मिक्स हो सकता है, तो ये सब अमलगम कहलाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है गैस मिला हुआ है सॉलिड में, इसका एग्जांपल होगा हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम मेटल। पैलेडियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है, वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉलिड मिला हुआ है लिक्विड में, इसका तो बहुत सारा एग्जांपल आप जानते होंगे, जैसे सॉल्ट है वाटर में डिज़ोल्व। लिक्विड का एग्जांपल तो जैसे अल्कोहल इन वाटर हो गया या एसिड इन वाटर हो गया। गैस लिक्विड का एग्जांपल तो जैसे ऑक्सीजन इन एयर, ऑक्सीजन इन वाटर हो गया। अगला है सॉलिड मिला हुआ है गैस में, तो वैसा सारा सब्सटेंस जो सब्लिमेट हो सकता है वो सब इसका एग्जांपल हो जाएगा। जैसे कैम्फर इन एयर, नेप्थलीन इन एयर, अमोनियम क्लोराइड इन एयर, आयोडीन इन एयर, तो ये सब इसका एग्जांपल हो सकता है। अगला है लिक्विड मिला हुआ है गैस में, तो मॉइस्चर बोल सकते हैं इसका एग्जांपल, या वेपर इन एयर बोल सकते हैं इसका एग्जांपल। अगला है गैस में, तो इसमें तो बोलिए नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन, ये हमारा रूम में जो गैस है, ये सब तो इसी का एग्जांपल हो जाएगा। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ये 9 तरह का सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। अब इस 9 में से सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताते हैं। ये तीनों जो हम लोग पढ़ते हैं, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब भले ही सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में पाया जाने वाला भी सॉल्यूशन हो, लेकिन मेनली परसेप्शन यही होता है कि सॉल्यूशन है तो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा।
तो ये जो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड है, इसी तीन के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। तो यही तीन के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के बाद नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। इसको समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा कंसंट्रेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं हम लोग। देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन का मतलब हुआ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूट के अंदर प्रेजेंट, किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ही हम लोग उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब ये सॉल्यूट जो है ये ग्राम में हो सकता है, ये सॉल्यूट को मोल में लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं, केजी में लिख सकते हैं, सबके फॉर्म में लिख सकते हैं। सॉल्यूशन जो है इसको भी हम लोग ग्राम में लिख सकते हैं, केजी में लिख सकते हैं, मोल में लिख सकते हैं, लीटर में लिख सकते हैं, एमएल में लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं। तो ये सब टाइप में लिख सकते हैं। अब इसमें अलग अलग टर्म में अगर लिखेंगे तो वो सब कंसंट्रेशन अलग अलग टाइप का हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंसंट्रेशन समझ गए। अब कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, तो ये दो तरह का होगा। एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इसको समझिए कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सफिशिएंट अमाउंट में सॉल्यूट ही रहे, सॉल्वेंट बहुत लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। या ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में इन जनरल वाटर का यूज करते हैं हम लोग। तो अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सफिशिएंट अमाउंट में सॉल्वेंट रहे, मतलब वाटर रहे, तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट, जो भी लिखें, इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये दोनों सॉल्यूशन जो है इंटरचेंजेबल है। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बना सकते हैं। सोचिए कैसे। तो अगर कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसको डाइल्यूट बनाना है, तो उसमें वाटर बढ़ा देंगे, मतलब सॉल्वेंट बढ़ा देंगे। डाइल्यूट है, उसको कंसंट्रेटेड बनाना है, तो उसमें सॉल्यूट को बढ़ा देंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक दूसरे में। अब कंसंट्रेशन के बेसिस, अलग अलग कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। कंसंट्रेशन होता कितने टाइप का है। सो तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए सबसे पहला टाइप है कंसंट्रेशन का, इसको हम लोग बोलते हैं मास परसेंट। मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, तो ये एक ऐसा कंसंट्रेशन है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये भी ग्राम में रहे और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ये भी ग्राम में लिखें, और परसेंटेज है इसलिए 100 कर दिए। तो इस तरह का सॉल्यूशन जो है ये कहलाता है आपका मास परसेंट। इसको हम लोग W/W सॉल्यूशन भी बोलते हैं, वेट बाय वेट। एक ये तरीका है निकालने का, ये यूनिट लेस होता है क्योंकि यहाँ भी ग्राम है, यहाँ भी ग्राम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल कि जैसे 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन या परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 40 ग्राम सॉल्यूट है और 320 ग्राम सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 40 + 320 × 100, यानी 40/360 × 100। कैलकुलेट करिए तो 9 टाइम्स में, और ये 11.1 यानी 11.1% इसका कंसंट्रेशन है।
एक ये तरीका हो गया, एक ये टाइप हो गया कंसंट्रेशन का। फिर दूसरा है वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंटेज। ये कैसे निकलेगा सोचिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी ml में लिख देंगे और इनटू 100 करेंगे। तो एक ये तरीका है, इसको V/V सॉल्यूशन भी बोलते हैं, V/V, समझ गए, इसको लिख सकते हैं आप लोग। तीसरा जो है कंसंट्रेशन है वो मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो इसको W/V हम लोग बोलते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसको ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन भी बोला जाता है। ये तीनों तो आसानी से सही बना सकते हैं। एक होता है ppm, ppm किसको बोलते हैं, तो पार्ट पर मिलियन, मतलब पार्ट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू मिलियन का मतलब 10 का पावर 6 कर दीजिएगा, 10 का पावर 6 कर दीजिएगा, तो ये ppm निकल जाएगा। तो एक ये तरीका है, एक ये कंसंट्रेशन है। अब सब तो सिंपल सा कंसंट्रेशन है, इस पर जूनियर लेवल्स में ही क्वेश्चन बना लेते हैं लोग। हम लोग को जो पढ़ना है थोड़ा डिटेल में, वो सब कंसंट्रेशन अब बताते हैं। इसको टाइप 1 मान लीजिए, सिंपल वाला कंसंट्रेशन सब। अब आते हैं असली टाइप 2 वाले कंसंट्रेशन पर। तो इसमें पहला क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं चलो मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। इसको हम लोग x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब आपको याद कीजिए हम लोग कौन से टाइप का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, बाइनरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी। तो हम लोग बोले थे कि बाइनरी पढ़ेंगे। तो बाइनरी मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट हो, तो ए बी मिल करके A+B मिल करके AB बना दे, ऐसा कंपोनेंट हो। तो उसमें मान लीजिए कि अगर हमको मोल फ्रैक्शन A का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B अगर निकालना हो तो मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। हालांकि जो ही नहीं है सिर्फ बाइनरी में ही काम आएगा। मान लीजिए टर्सरी भी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है तो मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C कर देंगे। इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना हो तो मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C ऐसे कर देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ C भी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो एक ये तरीका है और ये एक कंसंट्रेशन है मोल फ्रैक्शन का। अच्छा ये देखिए, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों है यूनिटलेस क्वांटिटी मोल फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर में भी मोल डिनोमिनेटर में भी मोल, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। 11th में पूछा जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। 4 क्वेश्चन 4 दे दिया, मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन को टिक करना है। अगला मोल फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन है वो है आपको मोलरिटी। इसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोलरिटी क्या होता है, तो देखिए अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रहे तो इसी को हम लोग मोलरिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये मोल क्या है, तो आपको मोल निकालना आता है। कैसे निकालते हैं मोल, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। इससे आप मोल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रहा 36 ग्राम ऑफ वाटर, इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो गिवन मास 36 हो गया और वाटर का फॉर्मूला H2 और मॉलिक्यूलर मास 18 हो जाएगा, तो 18 कर देंगे तो 2 मोल आ गया। तो इस तरह से मोल निकाल सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है लीटर में। ध्यान रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन में जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया रहता है, जैसे 500 ml है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो लीटर में बदल जाएगा। अब इसका एक यूनिट होता होगा,
क्या है यूनिट? तो इसका यूनिट है मोल पर लीटर, लेकिन इतना नहीं बोल करके इसको शॉर्टकट में हम लोग मोलर बोलते हैं। तो अगर कहीं लिखा हुआ है कि कोई सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन 2 मोलर है, दैट मीन्स 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कहीं लिखा हुआ है कि HCl है और इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा एक कंसंट्रेशन है, हालांकि सही मायने में इसको कंसंट्रेशन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उस फॉर्मेट पर सेट नहीं करता है, लेकिन फिर भी यहीं पढ़ लेते हैं। मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? तो देखिए इसमें इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। गौर कीजिए, सॉल्यूशन में क्या पढ़े थे? मोल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट है, इसीलिए हम बोले कि इसको पूरी तरह से कंसंट्रेशन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन चलता है, लगभग मिला जुला के वही हुआ। अब इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होता है मोलल, मतलब मोल पर kg होता है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग मोलल बोलते हैं और लिखते हैं स्मॉल m से है। तो कहीं 2 मोलल लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट के अंदर में। तो एक हो गया मोलैलिटी, मोलरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। एक और समझिए, इसका जिक्र आपके NCERT बुक सब में जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन कंपटीशन के लिए ज़रूरी है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होता है? इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है? देखिए, नॉर्मेलिटी निकलता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर। अब आप बोलिएगा कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नहीं समझे हम। तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है, देख रहे ग्राम, जैसे किसी का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो गिवन मास इन ग्राम कोई भी सॉल्यूट का और डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट, इसको ही हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। अब फिर यहाँ भी बोलिएगा कि हम इक्विवेलेंट नहीं समझे, तो इक्विवेलेंट क्या होता है वो समझिए। देखिए इक्विवेलेंट निकलता कैसे है? तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर वेट, मोलर वेट या मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ participated इलेक्ट्रॉन इन आयन। इसके आयन में जितना पार्टिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन इन आयन। मतलब एक तरह से हम लोग उसको वैलेंसी बोल सकते हैं, वैलेंसी। इसको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का मोलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो 40। और कैल्शियम आयन कब बनेगा जनरल केस में? तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, तो Ca40/2 कर दीजिएगा तो 20 इसका इक्विवेलेंट वेट हुआ। समझ में आया? ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो कैसे निकलेगा? तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 और डिवाइडेड बाय ओ पर क्या लिखते हैं 2 माइनस, तो वैलेंसी इसका 2 है जनरल केस में, तो बाय 2 लिख देंगे तो 8 हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरह से मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और एक मोल फ्रैक्शन जो बताए थे, वो 4 कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके NCERT बुक में है, जो रेफरेंस बुक आप लोग पढ़ते होंगे उसमें होगा, उससे बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक वीडियो हम कोशिश करेंगे
कि जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप का ही कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हो वो बना दें, या सब नहीं भी बना सके तो एटलीस्ट एनसीईआरटी वगैरह का जितना भी क्वेश्चन है और एग्जाम्पलर का जितना भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, मोलरिटी, चाहे आने वाले टर्म, कंसंट्रेशन से रिलेटेड सारे टर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे टर्म, ये सब को मिला करके एक वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको सिखा दें। खैर उसको आगे करेंगे बात, फिलहाल तो अभी यही कर लेते हैं। तो कंसंट्रेशन आप लोग समझ गए, इस पर क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बनाइएगा। अब आते हैं आगे। सॉल्यूशन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन तो जानते हैं क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये नहीं जानते हैं। तो पहले तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी हैं जो कि किसी सॉल्यूशन के अंदर केवल और केवल उसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं, उसके नेचर पर नहीं। नेचर मतलब उसके चार्ज पर नहीं, साइज पर नहीं, मास पर नहीं, ये सब पर डिपेंड नहीं करके केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। वैसे प्रॉपर्टी को ही हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि नमक मिला रहे हैं कि चीनी मिला रहे हैं। सो अगर उसका क्वांटिटी सेम है, मतलब मोल सेम है दोनों का, तो सिर्फ और सिर्फ उसी पर डिपेंड करेगा, दोनों का प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा, चाहे नमक मिलाए चाहे चीनी मिलाए। तो इसको ऐसे समझिए, इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो ऑल दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कौन कौन सा? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है। एक है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर लोअरिंग, दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तीसरा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, चौथा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बाद चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग बारी बारी से इस चारों को समझने का कोशिश करते हैं। क्या है वेपर प्रेशर लोअरिंग, क्या है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्या है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, नाम से ही लग रहा है, वेपर प्रेशर का लो होना, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट होना, बढ़ जाना, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस यानी घट जाना, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक सबसे पहले शुरू करते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग के बारे में। समझिए, सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम लोग कुछ प्योर सॉल्वेंट रखे हुए हैं, मान लीजिए पानी रखे हुए हैं। तो आप जानते हैं कि इवेपोरेशन तो हमेशा होते ही रहता है, इवेपोरेशन हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, होते ही रहेगा। तो उससे वेपर फॉर्मेशन भी होते रहेगा। अच्छा, इसका वेपर बाहर ना निकल जाए इसलिए इसके ऊपर मान लीजिए एक हम लोग कैप लगा दिए, इसको कैप से ढक दिए हैं, एक ढक्कन रख करके। अब ये जो प्योर वाटर है इसका भी अपना एक वेपर प्रेशर होगा, तो अब उसको लिख लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, इसको हम लोग मान लेते हैं P0। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल, जो बताए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, तो कुछ सॉल्यूट पार्टिकल जो है इसके अंदर हम लोग मिला दिए, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल इसके अंदर हम लोग मिला दिए। अभी भी इसके ऊपर कैप लगाए रखिए, गैस नहीं उड़ेगा इसका वेपर।
तो मिला दिए, तो अब ये सिर्फ सॉल्वेंट नहीं है, मतलब प्योर वाटर नहीं, अब ये सॉल्यूशन बन गया। तो अब इसका फिर से एक वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग मान लेते हैं PS। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर लो होगा, मतलब प्योर वाटर जितना तेज़ी से वेपोराइज होगा, सॉल्यूशन अगर उसका बना देंगे तो वो उतना तेज़ी से वेपोराइज नहीं होगा, उसका वेपोरेशन होना घट जाएगा, तेज़ी से नहीं होगा कि धीरे धीरे वेपोराइज होगा, इसलिए लिखते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो अब हम लोग अगर ये निकालें कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो कितना लो हुआ, इसको कैसे निकालेंगे? तो जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटा देंगे, मतलब P0 माइनस PS कर देंगे। अब ये जो डिपेंड करता है कि इसमें कितना सॉल्यूट पार्टिकल मिलाए हैं, उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है कितना लो होगा। थोड़ा सा मिलाएंगे तो थोड़ा सा वेपर प्रेशर लो होगा, ज़्यादा मिलाएंगे तो ज़्यादा लो होगा। तो उसका एक रिलेशन डायरेक्ट है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, किससे? तो वो मोल फ्रैक्शन से, मतलब रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको P0 माइनस PS बाई P0 बोलते हैं, वो इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो उसके अंदर मिलाते हैं उसके। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट n डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो ये एक फॉर्मूला हो गया वेपर प्रेशर लोअरिंग का। इसको हम लोग छोटा मोटा राउल्ट लॉ भी बोलते हैं। राउल्ट लॉ ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन में काम आता है, लेकिन लमसम इसी से मिलता जुलता है वो भी। ये सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है। अब बॉइलिंग राउल्ट लॉ क्या होता है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब। अगला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इसको समझिए थोड़ा सा। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है, फिर से क्या करते हैं, कंटेनर बनाइए। इस कंटेनर के अंदर में प्योर वाटर अभी रखा हुआ है, तो इसका अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसको लिख लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर वाटर लिखते हैं क्योंकि वाटर का यहाँ वैल्यू निकालेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं TB0। T मतलब टेम्परेचर, B मतलब बॉइलिंग और नॉट मतलब प्योरिटी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो टेम्परेचर है प्योर फॉर्म में, उसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर बोल देते हैं, TB0। अब अगर हम लोग इसके अंदर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल को मिला दिए तो अब ये सॉल्यूशन बन गया। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग मानते हैं TB। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। प्योर वाटर इसलिए लिखे हैं कि आप लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री। लेकिन अगर इसमें कुछ मिला दीजिएगा तो अब ये 100 डिग्री पर बॉयल नहीं करेगा, ये टेम्परेचर इसका बढ़ते जाएगा। अब कितना बढ़ेगा तो वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्यूट पार्टिकल मिला रहे हैं उस पर। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हुआ वो कितना हुआ, तो हुआ ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो TB माइनस TB0 इज इक्वल टू डेल्टा TB मान लेते हैं। अब ये जो डेल्टा TB होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। मोलैलिटी क्या होता है, कंसंट्रेशन में बताए हैं आपको मोलैलिटी के। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाइएगा तो बदले में कुछ कांस्टेंट वैल्यू लिखिएगा, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू लिखेंगे KB इंटू M। अब ये KB क्या है, तो KB जो है बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट हुआ, या इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट।
एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका स्पेलिंग मिला लीजिएगा, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसका वैल्यू क्या होता है, तो प्योर वाटर के लिए इसका एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो 0.52 होता है। अच्छा, ये तो सिर्फ डेटा लिखे, नंबर लिखे, इसका एक यूनिट भी होता होगा, तो यहाँ लिखते हैं यूनिट ऑफ एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यूनिट ऑफ केबी। क्या होगा केबी, इसी फॉर्मूला से डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम है, तो देयर फोर के बी इज इक्वल टू होगा डेल्टा टी बी बाई एम। और डेल्टा टी बी क्या हुआ, तो टेम्परेचर, इसका यूनिट केल्विन होता है, और एम क्या है, मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी मोल पर केजी, तो यहाँ लिखेंगे मोल और पर केजी, तो डिवाइड का डिवाइड ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो सकता है केल्विन केजी पर मोल। ये एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट हुआ और वैल्यू 0.52 होता है। इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है, फिर से हम लोग एक प्योर सॉल्वेंट ले लिए, पानी ही लो, इतना ना पानी का यूज करो कि पूरा पानी पानी हो जाए। पानी ले लिए, अब इस वाटर का एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो यहाँ लिख लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, मतलब यहाँ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग मान लेते हैं TF0। फिर से T मतलब टेम्परेचर, F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और नॉट मतलब प्योरिटी। अच्छा, इसका जब आप सॉल्यूशन बना दीजिएगा, इसमें कुछ मिला दीजिएगा, मान लीजिए इसमें हम लोग इसको सॉल्यूशन बना दिए, इसमें कुछ मिला दिए, तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग लिखते हैं TF। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। जैसे अगर वाटर का, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है और उसमें हम लोग कुछ मिला दिए हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। और कितना घट जाएगा, तो 0 से नीचे चला आएगा, -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3, -4, जो भी हो, जितना सॉल्यूट मिला रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तो हम लोग अगर ऐसे लिखें कि इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो कैसे निकालेंगे, TF माइनस TF0, TF माइनस TF0, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा में से कम घटाएंगे ना, TF0 माइनस TF, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं इक्वल टू डेल्टा TF। अब ये जो डेल्टा TF है ये भी बराबर होता है, डेल्टा TF इज इक्वल प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, M के। अब यहाँ से भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू M, देयरफॉर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अब ये KF फिर से यहाँ कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को बोलते क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका भी यूनिट निकाल सकते हैं आप, वही यूनिट आएगा इसका भी, जो डेल्टा TF का, जो KB का आया था, और वैल्यू वाटर का इसके लिए होता है 1.86। याद रखिएगा, इस सब पर क्वेश्चन बनाइएगा तो काम देगा। 1.86 इसका वैल्यू हुआ। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी समझ गए। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पर। जैसे ये एक ट्यूब है, यू शेप का ट्यूब है, इसको यू ट्यूब बोलते हैं। यू शेप का जो ये ट्यूब है इसको हम लोग यू ट्यूब बोलते हैं।
इसको क्या करते हैं कि एक SPM से ब्लॉक कर देते हैं। SPM क्या होता है? तो सेमी परविएबल मेम्ब्रेन। ये एक सॉल्वेंट के ही फ्लो को सिर्फ अलाउ करता है, सॉल्यूट इससे पास नहीं कर सकता है, सॉल्वेंट के फ्लो को अलाउ करता है। तो और क्या करते हैं कि दोनों जगह पर कंसंट्रेशन अलग अलग रखते हैं। एक जगह पर जो कंसंट्रेशन है वो कम कर देते हैं, मतलब एक सॉल्वेंट है सिर्फ, और एक जगह जो है वो ये सॉल्यूशन बना दिए हैं। तो SPM क्या करता है कि उसके थ्रू, SPM के थ्रू सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, किधर से किधर? तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, मतलब लोअर कंसंट्रेशन, टू हायर कंसंट्रेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओस्मोसिस। इसी को हम लोग ओस्मोसिस बोलते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ठीक। अब इस जैसे एग्जांपल में आप जैसे चना को आप फूलने रखते हैं, तो चना को रात में पानी में भिगोने के लिए रख दीजिए, तो सुबह देखिएगा उस चना के अंदर पानी चला जाता है। तो पानी जो है सॉल्वेंट है, उसका मूवमेंट हुआ सूखे चने में, मतलब सॉल्वेंट का मूवमेंट हुआ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो इसको ही हम लोग ओस्मोसिस बोलते हैं। अब इस ओस्मोसिस को अगर हमको रोकना है, इस ओस्मोसिस को अगर रोकना है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ में हम लोग प्रेशर लगाते हैं, उतना प्रेशर लगाते हैं जिससे ये ओस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए। तो उस प्रेशर को ही हम लोग बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू अपोज या स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसको हम लोग पाई के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो पाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। मतलब सॉल्यूशन जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, सॉल्वेंट उतना ही तेज़ी से उधर मूव करेगा SPM के थ्रू, तो उसको रोकने के लिए उतना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो पाई जो है प्रोपोर्शनल हो गया कंसंट्रेशन के, साथ ही साथ ये पाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के भी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑस्मोसिस ज़्यादा तेज़ी से होगा, और उसको रोकने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसको सिंबलाइज करके लिखिए। तो पाई जो है प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन को C से, फिर पाई जो है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो T से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों को मिला दीजिए तो पाई प्रोपोर्शनल टू CT। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो फिर कुछ कांस्टेंट लिखेंगे। तो पाई इज इक्वल टू, वो कांस्टेंट जो है वो R होता है, जो गैस कांस्टेंट में हम लोग पढ़ते हैं R, वही गैस कांस्टेंट वाला R है यहाँ पर। तो पाई इज इक्वल टू CRT। किसी किसी बुक में देखिएगा उसको R नहीं बोल के S भी बोलते हैं, तो पाई इज इक्वल टू CST भी लिखा जाता है। R हो या S हो, दोनों ही गैस कांस्टेंट के वैल्यू के बराबर ही होता है। इसका वैल्यू आप पढ़े होंगे 0.0832 ऐसे करके, और इसका एक यूनिट भी होता है। अब यूनिट क्या होगा? तो यूनिट ऑफ R देखिए कैसे निकालेंगे। यूनिट ऑफ R, तो यहाँ पाई इज इक्वल टू CRT है, तो R इज इक्वल टू पाई बाई CT, पाई बाई CT। पाई प्रेशर है, इसको बार में लिखते हैं। C कंसंट्रेशन है, और कौन सा कंसंट्रेशन? तो मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, लीटर ऊपर चला गया, इनटू टेम्परेचर यानी केल्विन में। तो इसको ओवरऑल मिलाइएगा तो ये हो जाएगा बार लीटर पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट हो गया। और वैल्यू तो बताए ही 0.083 करके लिखा जाता है। ये इस गैस कांस्टेंट R का वैल्यू और ये यूनिट हो गया। तो ये था आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चारों समझ गए? चारों का फॉर्मूला एक बार बता दें आपको, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए फॉर्मूला को। वेपर प्रेशर लोअरिंग के लिए फॉर्मूला होगा P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई N प्लस कैपिटल N। P0 क्या है? प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, स्मॉल n जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और कैपिटल N जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। इसी तरह से दूसरा है
बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पर है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी जो है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, वाटर के लिए इसका आपको हम वैल्यू बता 0.52 होता है, और एम मोलैलिटी है जिसका फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। अगला है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डेल्टा टी एफ तो इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। फिर के एफ जो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हुआ, एम मोलैलिटी हुआ है, डेल्टा टी एफ जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। और अगला था ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये इक्वल टू पाई इज इक्वल टू सी आर टी या सी एस टी जो भी बोलिए। ये चारों फार्मूला पर बेस्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में भी आता है, इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन फिर से वही हम बोलेंगे कि प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जितना भी थ्योरी सिर्फ पढ़ रहे हैं इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। थ्योरी वही काम करता है, जैसे आपको खाना बनाना है, आपके पास सारा मटेरियल ला करके कोई रख दिया, तो मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन जब तक आप बनाइएगा नहीं तब तक कुकिंग सीखिएगा नहीं, और कुकिंग सीखिएगा नहीं तो फिर उस मटेरियल के रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस मटेरियल के हेल्प से कुकिंग करना मतलब क्वेश्चन बनाना सीखिए। जो नहीं आए तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, या और भी सोर्स है आपके पास उस पर डिस्कस कीजिए। जो दिक्कत हो तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितना प्रॉब्लम बनाना है कि नहीं बनाना है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, या कंसंट्रेशन पर, या वांट ऑफ फैक्टर पर, या सॉल्युबिलिटी पर, ये सब पर क्वेश्चन बनाना सिखा दीजिए। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अच्छा खासा अगर कमेंट रहा तो हम एक सेपरेट वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिखा देंगे इस चैप्टर का। उसमें सिर्फ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक छूट गया, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको भी समझ लीजिए, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? तो देखिए, ये जो डायग्राम अभी आप देख रहे हैं, ऑस्मोसिस समझ गए, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ गए। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन की तरफ उतना ही लगता है जितना प्रेशर से ऑस्मोसिस होना बंद हो जाए। लेकिन सोचिए कि अगर उधर ज़्यादा प्रेशर लगाने लगेंगे तब क्या होगा? तो एसपीएम के थ्रू सॉल्यूशन के तरफ का सॉल्वेंट निकल करके डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ जाने लगेगा। तो इस प्रोसेस में उल्टा हो रहा है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मूव नहीं करके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ में सॉल्वेंट मूव करने लगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ ऑस्मोसिस उल्टा हो गया। अब रिवर्स ऑस्मोसिस हो सकता है आपको बहुत बड़ा साइंटिफिक वर्ड लगता हो, किसी को, ज़्यादातर तो फेमिलियर ही होंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप लोग सबके घर में यूज होता है आरओ। ये जो आरओ है ये इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। आरओ का फुल फॉर्म हुआ रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, ये कैसे काम करता है आप सोचिए। आरओ क्या करता है? जो कंसंट्रेटेड वाटर होता है, मतलब गंदा पानी है, उसको फिल्टर करके साफ पानी बनाता है। यानी कि सॉल्वेंट जो पानी है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से निकल करके डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आरओ सिस्टम, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। हालांकि पानी को प्यूरिफाई करने में और भी चीज़ का यूज होता है। आप देखिएगा जब आप आरओ आपके घर में होगा, उसको अभी देखिए जा करके, उसमें आरओ प्लस यूवी प्लस टीडीएस ये सब लिखा हुआ होगा। आरओ जो है रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी साफ हुआ। फिर यूवी क्या होता है? तो ये अल्ट्रा वायलेट रे है। ये जर्म्स को किल करने के लिए होता है, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए। वैसा माइक्रोब्स जो बहुत छोटा है, जो फिल्टर नहीं हो पाया, उसको किल करने के लिए यूवी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। साथ में ये टीडीएस क्या होता है? तो ये मिनरल होता है पानी में, मतलब किसी पानी के अंदर हमको कितना मिनरल चाहिए, क्योंकि ये जब साफ़ करेगा आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस तो उसमें तो सिर्फ पानी पास करेगा, मिनरल तो उसमें रहा नहीं। तो अगर हम मिनरल नहीं मिलाएंगे तो वो हमारे शरीर को नुकसान करेगा, क्योंकि हमारे शरीर का जो मिनरल है उसको वो पानी जब पिएंगे तो वो खींचने लगेगा, तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, मिनरल का डेफिशिएंसी हो सकता है। तो इसलिए अलग से उस पानी में जितना सूटेबल टीडीएस होता है उतना हम लोग मिलाते हैं। तो टीडीएस मिला हुआ ही आरओ खरीदिएगा। किसी भी आरओ को जब खरीदिएगा तो उसमें सिर्फ आरओ यूवी हो तो मत परचेज कीजिए, उसमें आरओ यूवी प्लस टीडीएस हो तब खरीदिए। और इसका टीडीएस जो है नॉर्मली 60-70 होना चाहिए। बहुत कम टीडीएस होगा तो बाल उड़ने लगेगा।
TDS के कमी के कारण ही शरीर में मिनरल घटता है और उससे बाल कमज़ोर होता है। तो TDS अगर घर में आता है ठीक करने के लिए, RO कंट्रोल करने के लिए, तो उसका मिनिमम TDS जो है 100 करवा करके रखिए, तभी उस पानी को पीजिए। बहुत कम TDS करिएगा तो पानी मीठा लगेगा आपको। लोग जनरली 50-60 पर रखते हैं ताकि पानी मीठा रहे, लेकिन उस पानी में मिनरल नहीं रहेगा तो फिर वो नुकसान ही करेगा किसी न किसी तरह से। इसलिए जबकि सबसे अच्छा तो ये है कि अगर ट्यूबवेल किया हुआ पानी है तो उसी को खूब रगड़ के पीजिए, कुछ नहीं होने है। इतना ना हम लोग पॉल्यूशन में जीते हैं कि वो पानी हम लोग को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आज के वीडियो में लगता है लेक्चर लंबा हो गया थोड़ा सा, तो आज यहीं रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद वाला टॉपिक जो है वन ऑफ फैक्टर और लिक्विड सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी, उसको कंप्लीट करेंगे। 1 से 2 वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।